Hey buddies, welcome back to my channel लव वाले वाइब। तो गाइस हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे रागिनी के अलग अलग बिहेव करने से। वो दृष्टि के साथ में थी तब उसने अपना नाम अलग बताया, और जो अपनी एक फ्रेंड के साथ में थी तब अपना नाम अलग बताया, और उसका बिहेवियर हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज था। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज था। जहाँ पे ऑफिस में वो बहुत कम स्माइल करती है, वहीं पे वो बाहर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, हंस रही होती है, थोड़ा खुश लग रही होती है। सो इसी बिहेवियर से आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि आखिर में रागिनी करना क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टोरी इसी तरह कंटिन्यू हो तो ये भी कमेंट करके बता देना। आप लोग जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि रागिनी और श्वेता दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। उन लोग अपनी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तब रागिनी ने जो भी बताया था उसके ऑफिस के बारे में, और जो उसकी फ़ाइल लीक कर रहे थे, जो उसको प्रोजेक्ट करती थी, उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी बाहर जाती थी, कौन लीक कर रहा था, किस लिए कर रहा था, वो सब कुछ जब वो बताती है तो श्वेता रीचेक करवाती है कि जो बोल रही है सच है कि नहीं है। तो श्वेता शॉक हो जाती है जब वो जानती है कि जो कुछ भी रागिनी ने बताया था वो सच था, यहाँ तक उसके पीए के बारे में भी। और उसके पीए की फैमिली की कंडीशन जो थी, इसलिए श्वेता उसकी फैमिली की हेल्प भी करती है और बोल देती है कि जब तुम्हारे पास पैसे हों या फिर तुम मुझे मंथली ईएमआई भी भर सकती हो तो ऐसे भी कर सकती हो। वो जानती थी कि उसके पीए से डायरेक्ट पैसे लेगी नहीं, तो इस तरह उसने किया था। श्वेता होने को तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रागिनी को देख के कभी कभी कंफ्यूज हो गई कि मैं इसका करूँ क्या। ये है तो बहुत सही, मतलब समझ में नहीं आता। रागिनी को देख के इम्प्रेस भी हो गई थी, उसके सारी बातों से इम्प्रेस हुई थी, लेकिन उसे डाउट भी आ रहा था कि आखिर में से पता कैसे, कहीं ये भी तो लोग में शामिल नहीं है। लेकिन अगर शामिल होती तो मुझे बताने की ज़रूरत क्या पड़ती इसे, बल्कि तो मेरी जो फ़ाइल थी इसके बारे में बता देती, इसकी इन्फॉर्मेशन में लीक कर देती। लेकिन इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो इसका मतलब उनके साथ में नहीं है। बट ये रिकमेंडेड है, मुझे तो वैसे बिहेव करने से मैं करूँगी, मेरा बिहेव इसके लिए चेंज नहीं होने वाला। आखिर मैं अगर इतनी चीज़ करती है सारे काम तो फिर रिकमेंडेशन की क्या ज़रूरत थी, मैं तो वैसे एम्प्लॉय को हायर कर लेती हूँ अगर वो टैलेंटेड होता है तो। बट इसका रिकमेंडेशन है तो ऑफकोर्स तो भुगतना तो पड़ेगा। वो सारी चीज़ सोच रही होती है। फिर रागिनी बोलती, मैम मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप जाओगे नहीं यहीं खड़े रहोगे, किधर हो गई आपको। तो बोलती हैं मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। वो रागिनी से हमें थोड़ा रूड बात करती थी, और जब भी उससे रूड बात करती थी तो रागिनी उसके सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वहाँ से जाने के बाद भी वो हमेशा स्माइल करती थी और बस अपने सर पे चिंग करते थे और सोचते थे है जाने दो, बस बोल के स्माइल करके वहाँ चली जाती है। फिर वो बाहर खड़ी रहती है क्योंकि वो मीटिंग के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि वो उसकी मीटिंग का हिस्सा बनी थी और वो प्रोजेक्ट सही से कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, इसलिए वो बाहर ही होती है। और सब लोग अंदर, बहुत लोग थे जो उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर रखे थे, और श्वेता ने बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया सबको, और उसे वो प्रोजेक्ट मिल भी गया था। आज श्वेता थोड़ी बहुत खुश होती है कि चलो थैंक गॉड प्रोजेक्ट हो गया। उसके डैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके डैड ने उसे बोला था कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ठीक से करना है, आई होप तुम्हें मिल जाए। तो रागिनी इसलिए श्वेता इसलिए खुश हो गई थी कि अब उसके डैड को कम से कम अच्छा फील होगा। उसके डैड हमेशा उसे अप्रिशिएट करते थे जो भी वो करती थी, और हमेशा उसे एक बात बोला करते थे कि हमेशा बस अपने काम के पीछे मत रहो, लाइफ को एंजॉय भी करो। लेकिन श्वेता किसकी सुनती थी, उसे अब लाइफ को एंजॉय करने का मन ही नहीं करता था। वो जब भी अकेली होती थी तो बस रॉकी को मिस करती थी, इसलिए वो हमेशा अपने काम में बिजी रहना पसंद करती थी ताकि उसे रॉकी की याद ना आए, क्योंकि जब भी रॉकी याद आती थी तो फेस पे स्माइल और आंखों में आंसू दोनों साथ में आते थे, क्योंकि वो रॉकी को उसके लिए हाँ नहीं बोल पाई और हमेशा रिग्रेट करती थी। और जैसा रॉकी ने बोला था कि वो 60 मिनट याद करूँगी, उसके वो 60 मिनट वो रोज़ याद करती थी, रोज़। वो एक पल के लिए भी उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन जो रागिनी थी उसके आने से रॉकी की फीलिंग्स पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। वो रॉकी को भूली नहीं थी, लेकिन रागिनी को भी ज़्यादा याद करने लगी थी, रागिनी के बारे में सोचने लगी थी।
जो उनके कुछ ऐसे निकल जाता है। और इन दिनों में वो रागिनी को बिहेवियर को नोटिस करती है, बहुत ज़्यादा नोटिस करती है, क्योंकि रागिनी को ऑफिस में कोई काम नहीं दिया जाता। तो रागिनी बैठे बैठे टाइम पास में करे भी तो क्या करे, तो वो अपनी टेबल बैठी होती है। वो टेबल नहीं होती है जहाँ पर मतलब कि उसके टायर लगे होते हैं, थोड़े आगे पीछे घूमती है, वैसी वाली चेयर लगी हुई थी। रागिनी वहाँ बैठी होती है, उसे कुछ करने को नहीं था, वो अपने पेन हाथ में लेती है, पहले पेन से खेल रही होती है, उसके बाद अपने नोज़ और लिप्स के बीच में से फंसाती है, उसके लिप्स थोड़े से आगे हो जाते हैं, बस नोटिंग कर रही होती है। और श्वेता वहाँ से देख रही होती है। श्वेता को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, क्योंकि रागिनी किसी से ऑफिस में बात भी नहीं करती थी, तो उसे टाइम पास के लिए कुछ सूझ भी नहीं आता। तो कभी वीडियो गेम खेलती थी, कभी कुछ और करती थी, कभी अपना लैपटॉप छीनने लग जाती थी, कभी जो ऑफिस का लैपटॉप है उसमें कुछ ना कुछ तो करने लग जाती थी। पता नहीं क्या कर रही होती, लेकिन कुछ तो कर रही होती। हर 2 दिन में उसका लैपटॉप ख़राब हो जाता, वो खुद उसको ठीक कर देती, फिर खुद चलाती थी। वो खुद ख़राब करके खुद सही कराया करती थी उसे, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। ऑफकोर्स उसका लैपटॉप तो था नहीं, तो ख़राब हुआ तो प्रॉब्लम भी नहीं थी, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रही थी। ख़राब होने पर सही भी कर देती ताकि उसे फ़ाइन ना भरना पड़े। तो रागिनी की सारी क्यूट क्यूट हरकतें देख करके कहीं ना कहीं श्वेता को दूर से देख के स्माइल करती थी। श्वेता का मन करता था कि उसे जाके बात करे, लेकिन बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि अभी से सख्त बनना था। स्ट्रिक्ट बॉक्स होता है ना, जो गुस्से वाला खड़ूस बॉक्स बनना था उसे तो, और साथ में रिकमेंडेड भी किया गया था, तो उसका और भी गुस्सा था उसे। और इन्हीं दिनों के बीच में श्रुति उस कैफ़े में रेगुलर जाने लगी थी, और रोज़ वो रागिनी से सॉरी आई मीन निधि से मिलने लगी थी। वो रोज़ इनसे मिलती थी, दूर से देख के स्माइल करते थे। एक बार उस कैफ़े के अंदर कोई भी नहीं था, ज़्यादा लोग थे ही नहीं, तो सब लोग फ्री बैठे थे, सिर्फ एक दो जो लोग आ रहे थे इनको सर्व कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे कैफ़े में दृष्टि आई, तो निधि अपनी जगह से खड़ी होती है और दृष्टि के पास में जाती है और उससे पूछती है, मैम रेगुलर ऑर्डर या फिर कुछ और चाहिए? तो वो बोलती है रेगुलर ऑर्डर ही चाहिए। तो दोनों हमेशा देख के दूसरे को स्माइल करते थे, और दोनों को दूर से देखने से बॉन्डिंग फील हो गई थी। दोनों को एक अजीब सी फीलिंग फील होती थी दोनों के साथ में, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की फीलिंग के बारे में समझते भी थे, लेकिन एक दूसरे को डायरेक्ट बात नहीं करते थे। तो वो जाती है और उसके लिए कॉफ़ी और सैंडविच लेके आती है, और साथ में आज कुछ और भी लेके आई थी अपनी तरफ से, जो कि वहाँ की एक स्पेशल डिश होती है, एक छोटी सी पेस्ट्री होती है, जो कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे आई थी, जो कि अभी वहाँ की स्पेशलिटी बनी हुई थी, तो वो उसके लिए वो भी लेके आती है अपनी तरफ से। तो जब दृष्टि देखती है कि पेस्ट्री भी है, तो बोलती है बट मैंने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं। तो जो रागिनी होती है, सॉरी आई मीन निधि होती है, वो बोलती है बट ये मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ। तो सबसे पहले दृष्टि स्माइल करते बोलती है ये तो ठीक है, बट फिर कॉफ़ी के लिए क्या आई हूँ? तो बोलते हैं आपने मंगाई ना कॉफ़ी, तो बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं पेस्ट्री और कॉफ़ी दोनों एक साथ में खाऊंगी तो मेरा पेट खराब नहीं हो जाएगा? तो जो निधि होती है अपने सर पे चिन करते बोलते सॉरी मैंने सोचा ही नहीं। तो वो स्माइल करती बोलती कोई बात नहीं, एक काम करो भाई कॉफ़ी तुम पियो। उसे कॉफ़ी दे देती है। तो जो रागिनी होती है, सॉरी निधि होती है, उसके पास में बैठ जाती है और वो कॉफ़ी पी रही होती है। वो दोनों थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। जो निधि होती है वो दृष्टि से पूछती है वैसे आप करते क्या हो, लाइक रोज़ ऑफिस स्ट्रेस में आते हो, आपका इस टाइम पे ऑफिस ख़त्म होता है क्या? तो बोलते हैं हाँ मेरा इस टाइम में ऑफिस ख़त्म होता है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। बोलते हैं लग तो यही रहा है ऑफिस में काम करते हो। कितना टाइम हो गया आपको ऑफिस में काम करते करते? तो बोलती है 2 साल हो गए हैं। तो बोलते हैं ओके हाँ तो ऑफिस कैसे चलता है आपका, सबको उससे पूछ रही होती है। लेकिन दृष्टि ये नहीं बताती है कि ऑफिस उसका खुद का था, उसकी फैमिली का था। वो सारी चीज़ें हिडन रखती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसे बताएगी तो कहीं निधि उसे बात करना बंद ना कर दे। क्योंकि होता है ना, जब हमें पता चलता है कि हमसे कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिच है, तो फिर हम ऐसे लगता है कि ऑकवर्ड फील होता है सामने वाले को कि हम ऐसे कैसे क्या बात करें, क्या एक बात ना करें। लेकिन जब हमें लगता है कि वहाँ हमारे सेम चीज़ों का है, हमारे सेम स्टेटमेंट का है, सॉरी क्लास का हमारे सेम क्लास का है, तो फिर हमें ऑकवर्ड फील नहीं होता है, हम नॉर्मली उससे बात करने लग जाते हैं। तो वो बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे होते हैं, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और फिर वो बोलती है वैसे मुझसे नंबर तो ले लिया तुमने लेकिन मैसेज नहीं किया? तो दृष्टि सॉरी निधि बोलती है हाँ नंबर ले लिया, लेकिन मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा अगर नंबर लेने के बाद मैसेज करूँगी तो बोलूँगी क्या, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। तो बोलते वैसे तुम नॉर्मली बात कर सकते हो मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर तुम्हें अपने स्टडी में कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ।
तो दृष्टि स्माइल करती है और रागिनी और जो निधि होती है वो भी स्माइल करती है, बोलती है कर तो सकते हो, बट आपका सब्जेक्ट कौन सा था? तो बोलती है मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स था। तो बोलती है और मेरा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? तो बोलते ओ सॉरी मुझे पता नहीं था। वो अपने सर पीछे कर दोनों एक दूसरे को स्माइल करके बातें कर रहे होते हैं, दोनों से बहुत खुश थे। तो बाद में बोलती है बाहर घूमने चलोगे? तो बोलते हैं लेकिन तुम्हारा कैफ़े? तो बोलती है मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ, चलो आप चलना तो बोलो, आपको चलोगे कि नहीं चलना? तो बोलते हैं ठीक है चलते हैं, बट तुम्हारा तो लाइक इस ड्रेस में जाओगी, तुमने कैफ़े की ड्रेस पहन रखी है, ऐसे बाहर घूमने जाओगी? तो बोलती है आप टेंशन मत लो, उसकी मैं चेंज करके आ जाऊँगी अभी। तो बोलो चलोगे कि नहीं? तो बोलते हैं ओके चलते हैं। तो वो अंदर जाती है और अपनी नॉर्मल जो ड्रेस होती है वो पहन के जाती है। वो ज़्यादातर पैंट और शर्ट और जैकेट लाइक टोटल ब्राउन क्या है, ब्राउन पैंट होती है, ब्राउन जैकेट होती है, एक वाइट शर्ट होती है, वो पहन के वो बाहर आती है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और ख़ासकर कि वो निधि का गले में जो टैटू था वो उस पर बहुत ज़्यादा सूट करता था। उसमें वो सूट इतना करता था कि जो निधि होती है वो बोल देती है बाय द वे तुम्हारा टैटू बहुत ज़्यादा किलर लगता है। तो बोलते हैं थैंक यू। वैसे पहली बार किसी ने मुझे इस पर कॉम्प्लीमेंट दिया है, आज से पहले किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया इस पर। तो बोलते हैं लगता है लोगों की नज़रें ख़राब हो गई हैं, बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इतनी प्यारी चीज़ों को देख कर भी इग्नोर करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा स्माइल करे, दोनों से थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते करते थे, दोनों से का हाथ होल्ड करते हैं और बाहर की तरफ चले जाते हैं। जो निधि होती है अपने बैग पे बैठते हैं, बोलते हैं आ जाओ। तो बोलती है बट मुझे गिराओगे तो नहीं? तो बोलती है ट्रस्ट में नहीं गिराऊंगे। वो बोलती है ओके। तो दोनों बैठते हैं और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। लगभग 1-2 घंटे तक वो लोग बाहर ही घूम रहे होते हैं, बाइक पे राइड कर रहे होते हैं और मस्तियाँ कर रहे होते हैं। और जो निधि थी वो बहुत शरारत करती थी, वो इतनी शरारत कर रही थी कि छोटा बच्चा भी उसके सामने फेल हो जाए। तो बोलती है तुम इतनी मस्ती क्यों कर रही हो, छोटी बच्ची छोड़ना हो। तो बोलती है बड़े होकर करना भी तो क्या है, छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करो ना, मज़ा ही अलग होता है, आपको क्यों मज़ा नहीं आया? तो बोलती है आया तो सही लेकिन वैसे भी लगा था कि मैं वापस से छोटी 5 साल की बच्ची बन गई हूँ। तो बोलते हैं हाँ लाइफ तभी तो इंटरेस्टिंग होती है जब हम बड़े नहीं बल्कि छोटे होते हैं, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस माइंड से सब कुछ फ्री रहता है ना, तो अच्छा है ना, बस ऐसे ही रहा करो। वैसे भी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत क्यूट लगते हो। बस ऐसे फ्लर्ट कर रही होती है और उनको लाइक ऐसे बहुत सारा टाइम जाता है। ये दोनों घर जाने के बाद उससे बातें भी करते थे, चिट चैट करते थे अपने फ़ोन पे, रात रात भर निधि उसे लगी रहती थी क्योंकि जब वो ऑफिस में होती थी उसे कुछ काम तो था नहीं, तो वो वहाँ पर चैटिंग कर रही होती है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि राग ने किसी से चैटिंग करी ऑफिस के अंदर। कई बार इसी निधि ने सरस्वती ने नोट भी की कि ये किससे बातें कर रही है, लाइक फ़ोन में लगी रहती है, बट वो एग्जैक्टली क्या कर रही थी दिखता नहीं था। तो अब ये भी कुछ नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्टली निधि से बातें कर सॉरी मतलब उससे ही बातें कर रही थी दृष्टि से, बट दृष्टि तो बातें करती थी, उससे मैसेज भी करती थी, उसका रिप्लाई भी आता था। सो लग तो यही रहता अब तक देखने से। कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं और दृष्टि और निधि की बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है। वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वो दोनों साथ में चलते हैं तो जो निधि होती है वो दृष्टि क्लोज होकर चलती है और दृष्टि उसका हाथ पकड़ के उसके शोल्डर पर सर रख के चलती है, जैसे कि कपल चलता है बिल्कुल उस तरह। वो दोनों जिसके हमेशा इतने क्लोज रह के चला करते थे और जब भी दृष्टि उसके साथ में रहती थी अपने गार्ड्स को दूर रखती थी ताकि गलती से दृष्टि ना देख ले, सॉरी निधि ना देख ले और उसे अलग फील ना हो। वो चाहती थी उसे बताना लेकिन बता नहीं पा रही थी कि वो किस फैमिली से है और क्या काम करते एग्जैक्टली, बट उसे जो भी सब कुछ ठीक लग रहा था वो सोची थी कि बाद में बता देंगे, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये बात पहले से निधि को पता है कि नहीं है, और शायद पता थी, शायद तो क्या पता ही थी, देखने से तो ये लग रहा था। सो वी हैव टू सी आगे क्या होता है। इन दोनों क्लासेस तो बढ़ जाती तो पक्का होता है, और जो दृष्टि होता है इसने डिसाइड भी कर लिया होता है कि वो अब से ठीक 1 हफ्ते बाद में सैटरडे के रात को 9 बजे उसे प्रपोज करेगी, क्योंकि उस वक्त उसे मुहूर्त तक देखा था कि किससे वो प्रपोज करना चाहिए। उसने सब कुछ प्लानिंग कर ली थी। मुहूर्त मतलब ऐसे ही मजाक में बोला है, मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर मुझे उसे बुलाना है, प्रपोज करना है, मुहूर्त इसलिए बोला। सो उसने टोटल तो डिसाइड कर लिया था, बट अब होने वाला क्या है ये हम देखेंगे आगे। और अगले इस 1 हफ्ते में बहुत कुछ होने वाला था, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली थी, और ये सारे चेंजेस क्या होंगे ये हम आगे स्टोरी में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं
कि जो रागिनी होती है वो ऑफिस में बैठी होती है, तभी श्वेता के पास में एक कॉल आता है और वो कॉल उसकी चाची का होता है। उसकी चाची फ़ोन करके उसे बोलती हैं कि बेटा अंशु कुछ बोल नहीं रहा है, वो खेलने भी आज बाहर नहीं गया है, कुछ दिनों से वो बहुत शांत शांत लग रहा है। मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रही हूँ और खिलाने की भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो खेल नहीं रहा है। अगर अपने ऑफिस में से या फिर किसी को हायर कर लो ताकि वो अंशु का ख्याल रख ले तो अच्छा रहेगा। अंशु उनका छोटा बेटा था जो कि किसी से बात नहीं करता था, वो बचपन से ही किसी से बात नहीं करता था। डॉक्टर्स को चेक भी कराया, डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला है कि ये खुद से बात नहीं कर रहा है, अगर ये चाहे तो बात कर सकता है, इसकी विल नहीं हो रही बात करने की। तो हो सकता है जितना टाइम आप इसके साथ स्पेंड करो और इससे बोलो कि आपसे बातें करे, आप इसे खुद से बातें करो तो धीरे धीरे आपसे बातें करने लग जाएगा। उसकी मम्मी बिल्कुल ऐसे ही करती है और वो थोड़ा थोड़ा बात करने लगा, जैसे माँ का नाम लेता था, माँ, चलो खाना, ऐसे थोड़े थोड़े बोलने लगा था। लाइक पूरा पूरा नहीं बोलता था लेकिन थोड़ा थोड़ा बातें करता था वो सबसे। तो इतनी ही बातें करता था। उसकी मम्मा थी जो आज टेंशन में थी कि इसे क्या हो गया, आज खेलने को बाहर नहीं गया है। उससे पूछ रही हूँ क्या हुआ तो कुछ बोल नहीं रहा है, और बहुत पूछने पे उसने सिर्फ इतना बोला, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। इतना बोल के चुप हो गया क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था, उसके फ्रेंड ज़्यादा नहीं बन पाए थे, उससे कोई बात नहीं करता था, उससे कोई खिलाता नहीं था। कहता था कि मेरे से तुम हाथ में नहीं खेल सकते, वैसे तुम बोलते कहाँ हो और वैसे भी तुम्हें खेलना भी नहीं आता, और ऐसे टीज़ करते थे सब लोग। वो उसके आइज़ भी कमज़ोर थे, वो बचपन उसकी बॉडी इतनी सही नहीं थी, सब लोग इसलिए उसे टीज़ करते थे। वैसे भी छोटे बच्चे थे, इतना सेंस था नहीं उनमें भी कि उसे कुछ और बोलें, कुछ और समझाएं, क्योंकि वो सामने वाले छोटे बच्चे थे और वो खुद भी एक छोटा बच्चा था। उसे समझाने की ज़रूरत थी तो उनको भी समझाने की ज़रूरत थी, लेकिन उनको समझा तो सकते नहीं थे। तो वो अपने आप को खुद को टीज़ होता था, वो खुद रोने लग जाता, कई बार रोता था। उसकी मम्मी को उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने श्वेता को फ़ोन किया था कि इसको कुछ तो करो जिसके ये थोड़ा बहुत बात करने लगे, थोड़ा बहुत तो सही हो, ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लग रहा है। वो तो छोटे बच्चे, उनको भी डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, और साथ में जो बातें नहीं करता उसके साथ ज़्यादा होता है, तो उसको बहुत बोला जाता है। तो श्वेता बोलती है ठीक है अच्छी मैं कुछ करती हूँ। तो वो सोचती थी बैठे बैठे आखिर मैं किसको हायर करूँगी तो भी शायद वो बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तब उसका ध्यान जाता रागिनी पे, और रागिनी को देखते कि रागिनी फ्री बैठी है। एक बार आज के लिए तो उसे भेजे क्योंकि रात भले ही हो रही थी, लेकिन वो घर पे भी जागा हुआ था, सो नहीं पा रहा था। तो शायद रागिनी से थोड़ा बहुत खेले तो शायद थोड़ा बहुत बातें करने देंगे, क्योंकि इतनी रात को किसको हायर करें, और करेगी तो पता नहीं कोई आ पाएगा नहीं आ पाएगा, किस मजबूरी में होगा, को कुछ भी नहीं उसे समझ में नहीं आता था। इसलिए वो सिर्फ रागिनी को बोलती है, रागिनी गेट अप। तो रागिनी बैठी थी, खड़ी होती है, बोलती है हाँ इसमें। तो बोलती है मेरे साथ चलो, तो बोलती है ओके। कुछ लेके चलना है, तो बोलती नहीं बस तुम आ जाओ, कंप्यूटर लैपटॉप ये रख दो, लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है ओके। तो सारा सामान वहीं जाती है और वो श्वेता के पीछे जा रही होती है। श्वेता अपनी कार में बैठ जाती है तो रागिनी उसके कार में बैठ जाती है। वो कार में बैठने के बाद में गाड़ी चल देती है। तो रागिनी पूछना चाहती थी कि हम लोग जा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो रागिनी के और श्वेता के चेहरे की तरफ देखती है। श्वेता थोड़ी परेशान लग जाती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं पूछती है और बस चुपचाप बैठी होती है। कभी रागिनी के चेहरे की तरफ देखती होती है, कभी रास्ते की तरफ। आखिर में जा कर रहे हैं, थोड़ी सी आगे जाने के बाद मुझे समझ में आने लगता है कि ये तो इनके घर का रास्ता है। उसे ये भी पता होता है कि आखिर में श्वेता रहती कहाँ पे है। तो समझ जाती है कि शायद इनके घर पे जा रहे हैं। तो वो अब बोलती है मैम हम लोग आपके घर पे क्यों जा रहे हैं, कोई काम है क्या? तो बोलती है तुम थोड़ा शांत रहो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें जो काम दिया जाएगा तुम्हें करना होगा। तो बोलती हूँ ओके मैम। ऐसे वो चुपचाप बैठी होती है। वो वैसे कभी भी रागिनी के सामने बैठने वाला इंसान नहीं थी। उसका बिहेवियर टोटली रागिनी के सामने, श्वेता के सामने थोड़ा अलग था। बल्कि रागिनी से बिल्कुल बिहेव नहीं करती। ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय से बात वगैरह दिन करने बिल्कुल अलग बिहेवियर था उसका, और यहाँ पे कुछ और ही बिहेवियर था। भले ये चीज़ रागिनी और श्वेता तो नोटिस नहीं करती है, लेकिन रागिनी थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करती है उसके साथ में। वो अंदर जाती है और सारी चीज़ समझती है और समझ जाती है कि क्यों बुलाया है। तो वो बीच पास छोटी सी स्मेल करती है, उस छोटे से बच्चे के पास जाती है, आशु के पास में, बोलती है आपका नाम क्या है? तो वो कुछ भी नहीं बोलता। तो चाची बोलती है इसका नाम आशु है।
तो रागिनी स्माइल करने लग जाती है। तो बोलती है तुम मस्ती कर रही हो? तो बोलते हैं हाँ मेरा निकनेम आशु है ना। तो ऐसे आ गई। तो आशु यू मीट आशु टू। वैसे मेरा नाम रागिनी है, सब लोग रागिनी बोलते हैं। तो आप भी मुझे रागिनी बोल सकते हो आशु सर। उसे बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो आशु तक कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो चुपचाप बैठा होता है। तो बोलती है आशु सर क्या आप मेरे साथ में खेलोगे? मुझे ना फुटबॉल खेलना पसंद है। तो क्या फुटबॉल खेलोगे? वो ये इसलिए बोलती है कि आशु को फुटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए वो ये बात बोलती है। और रागिनी खुद भी खेलती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलती थी, ऐसा बता देती लोगों को। बट वो खुद कितना खेलती थी वी डोंट नो, क्योंकि वो किसी को बताती नहीं थी कि वो क्या करती क्या नहीं करती है, इसलिए। तो बोलते हैं वो सिर्फ इतना बोलता है, वो मना करता है ना खेलने के लिए। बट जो रागिनी होता है उसे काम मानना होता है, उसे गोद में उठाते बोलती है प्लीज़ सर प्लीज़ चलो चलो। उसे ग्राउंड पे ले जाती है, उनके पीछे गार्डन होता है, वहीं पे छोटा सा ग्राउंड बना रखा होता है सिर्फ आशु के लिए। तो वहाँ लेके जाती है और बॉल से मारती है, आशु के पाँव के पास चली जाती है बॉल। तो आशु बॉल किक करता बोलता है नहीं खेलना, वैसे बोलता है। तो रागिनी उस बॉल को और तेज़ मारती है, आशु के पास जाती है, फिर आशु उसको किक करता है उस बॉल को। फिर आगे किक करते हैं, फिर आशु किक करता है। आशु को धीरे धीरे हंसी आ जाती है और फिर उसमें खेलने लग जाता है। धीरे धीरे खेल रहा होता है, लेकिन बातें भी नहीं कर रहा होता है। थोड़ा देर खेलने के बाद में लगा आधे एक घंटे दोनों साथ में खेलते हैं। बाद में थक जाता, बोलता है मम्मा मैं थक गया, सोना है। मतलब बहुत स्लो एक एक वर्ड अलग अलग करके बोल रहा था। तो बोलते ओके। तो पूछती है वैसे मैम क्या आशु को बात करने में कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती हूँ ज़्यादा बात नहीं करता किसी से, और बातें करता है वो तो ऐसे रह के बातें करता है। तो बोलती ओह ऐसा क्या? क्यों कुछ प्रॉब्लम ना दिखाया? तो बोलते दिखाया था, बोला खुद बात करने की मर्ज़ी नहीं होती इसकी, और कोई रीज़न नहीं ऐसे तुम्हें बुलाया था, अब से तुम इसका ख्याल रखोगी, तुम ऑफिस टाइम पे यहाँ पे आया करोगी। तो बोलती बट मैं तो बोलते हैं हाँ तुम आया करोगी, यहाँ पे नहीं। एक काम करो मैं ड्राइवर को बोल दूँगी, वो तुम्हें भी गार्डन में ले जाएगा और उसे भी गार्डन में ले जाएगा, वहाँ जाके तुम उसके साथ खेलोगी, और तुम्हें उसका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम उसका ध्यान रखना होगा। ऑफिस का सिर्फ 2 घंटा अपना देना है ताकि तुम उसका ख्याल रख सको, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। तो बोलती ओके मैम इतना गुस्सा क्या कर रहे हो? ठीक है, वैसे भी उसने बोर होती हूँ, कम से कम थोड़ा सा खेलेंगे तो टाइम पास हो जाएगा मेरा। वो वैसे बोलती है। तो श्वेता बोलती है व्हाट क्या बोला तुमने? तो बोलती कुछ नहीं मैम, मैं आपका काम के लिए मना करूँ तो हो सकता है? बिल्कुल नहीं मैम, वैसे बोलती है। तो रागिनी भी चल जाती है वहाँ से। तो श्वेता स्माइल करती बोलती है ये लड़की पागल है, कभी कभार ना इसकी हरकतें मुझे रॉकी की याद दिला देती हैं। अभी जो उसने बोला ना ऐसे ही तरीके से रागिनी रॉकी बोला कर देती है। अपने सर पीछे करते बोलती है रॉकी कहाँ हो तुम? ठीक हो ना यार? तुम्हें ढूंढने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है, पर तुम शायद अब तक किसी और के साथ में होगी। सॉरी मैंने जो भी पास में किया उसके लिए, और तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। चलो बेटा आप काम पे चलते हैं। तो कैसे बोले काम पे चली जाती है। सो हे गाइस इसके पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको शेयर पसंद आई हो, और कमेंट करके प्लीज़ बता देना कि मैं आपको रीज़न बता दूँ कि ना बताऊँ। ओके, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाय 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 बडीज़, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके।